फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद मैकेनिक्स पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अगला टॉपिक होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सबको इसका बुकलेट मिल चुका है, बेस बुकलेट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के लिए। एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो मिल गया होगा ना सबको। एनीवेज मैं ग्रुप पे भेज भी दूंगा। तो आज के लेक्चर में अपन इसका जो फर्स्ट पार्ट है इलास्टिसिटी, उससे स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम लोग को नोट्स लिखने के लिए टाइम चाहिए या तुम बाद में लिखना चाहोगे? व्हाट विल यू प्रीफर? while lecture is on. क्या बोल रहे हो? पहले ही लिख देते हैं पहले ही लिख दोगे? ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा हर स्लाइड के बाद, तो लेक्चर के यस दौरान सर, ही तुम क्योंकि लिख लेना। टाइम सर लेक्चर के आई बाद टाइम अंडरस्टैंड, नहीं बाद में मिलता टाइम सर। उतना नहीं मिल पाता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी के अभी नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं हर स्लाइड के बाद कुछ टाइम दे दूंगा, तो उस टाइम में नोट्स कंप्लीट कर लो। तो आज के लेक्चर में अपन फर्स्ट सब टॉपिक इलास्टिसिटी इससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। सब लोग ने इलास्टिक ये वर्ड तो सुना होगा ना डे टू डे लाइफ में। तुम्हारा क्या परसेप्शन है, बताओ इलास्टिक वर्ड से क्या दिमाग में आता है, क्या चीज होगी ये इलास्टिक? जो सर expand स्ट्रेच बॉडी स्ट्रेच करने से बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है ना, यही तुम्हारे दिमाग में आता है। जैसे कि एक रबर बैंड को अपन इलास्टिक बोलते हैं। स्ट्रेच किया तो वो डिफॉर्म हो गया, और अगर मान लो जो स्ट्रेच करने वाला जो फोर्स है वो तुमने हटा दिया, तो क्या होगा? वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना। सो यस बेसिकली सर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है इन साइंटिफिक लैंग्वेज? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप और टू ओपोज द डिफॉर्मेशन। मतलब मान लो किसी मटेरियल या कोई भी एक रॉड है, मान लो इस पे अगर तुम दोनों साइड से फोर्स लगाओगे, तो ऐसा तो नहीं है ना ये फोर्स अप्लाई करने पर ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा। ये जो मटेरियल है वो इस फोर्स को ओपोज करने की कोशिश करेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन को कम से कम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, राइट। और इसके इसी एबिलिटी को अपन इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी को अपन देखो दो तरीके से डिफाइन करें स्टेटमेंट में, आइदर द कैपेसिटी टू ओपोज द डिफॉर्मेशन एंड द कैपेसिटी टू रिस्टोर द ओरिजिनल शेप। जब मैंने ये फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी एक्सटेंड कर जाता है, ये अपन ने पढ़ा था हीट एंड थर्मो में, जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है। बट ये फोर्स को जब मैं हटा दूंगा तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो बॉडी के इसी कैपेसिटी को अपन इलास्टिसिटी बोलते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट देखो, स्टील इज एबल टू कंप्लीटली रीगेन इट्स नेचुरल शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। स्टील जो है वो एक बहुत ही अच्छा इलास्टिक बॉडी होता है, क्योंकि उस पर जब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई करते तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है, मगर फोर्सेस को हटाते ही वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओके। तो अपन बोलते हैं कि स्टील एक बहुत ही अच्छा इलास्टिक मटेरियल। अच्छा मुझे बताओ इलास्टिक ज्यादा बेटर इलास्टिक मटेरियल कौन होगा? अगर मान लो मैं तुम्हें दो मटेरियल्स दूं, ये दो मटेरियल्स है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, दोनों का एरिया सेम है और दोनों मटेरियल्स पे मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मटेरियल 1 जो है वो ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है एंड मटेरियल 2 कम एक्सटेंड कर रहा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मटेरियल 2 कम एक्सटेंड कर रहा है, तो बताओ कि ज्यादा बेटर इलास्टिक मटेरियल कौन है, जो ज्यादा एक्सटेंड करे या कम? टू सर। 2, तो कम एक्सटेंड करे। कम एक्सटेंड करना मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स को और बेटर ओपोज कर पा रहा है ना। तो वॉट एवर मटीरियल इज एक्सटेंडिंग लेस, दैट विल बी अ बेटर इलास्टिक मटीरियल। तो बेसिकली जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा उतना ही बेटर इलास्टिक होगा। जैसे कि स्टील, इस मामले में स्टील बहुत ही अच्छा इलास्टिक मटेरियल, इसीलिए तुमने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शंस में भी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तुमने आजकल तो रोड्स पे काफी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है मेट्रो का, तो तुमने देखा होगा ना स्टील के ऐसे बहुत सारे रॉड्स रहते हैं कॉन्क्रीट में से। तो दैट्स द रीजन कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल। थर्ड पॉइंट देखो, इफ अ बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल क्ले, अगर तुम क्ले को डिफॉर्म करते हो तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। डो मतलब आटा, तुमने देखा होगा, वो भी जैसे तुम रखोगे उसको वैसे ही वो बन जाता है, वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। पुटी मतलब इट्स लाइक अ सीमेंट, जो वेट सीमेंट होता है उसको भी अगर तुम डिफॉर्म करोगे तो वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो ये सारे जो मटेरियल्स है वो परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट। अच्छा हमारे जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपन डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसे टाइप के होते हैं, वो बीच में कहीं तो होते, राइट।
they will try to regain their shapes after the forces are removed, but they cannot regain their original shape completely. तो ऐसे मटेरियल्स को अपन इन बिटवीन प्लेस करेंगे, neither perfectly elastic nor perfectly inelastic. For उसमें कुछ example, sir. डिफॉर्मेशंस रह जाएगा. क्या बोल रहे हो? For example. कोई भी मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा. अपन उसको क्लोज टू इलास्टिक मानते. जितने भी तुम ऑब्जेक्ट्स देखते हो अपने डे टू डे लाइफ में, उन सबको तुम बीच में कहीं तो बोल सकते हो. आइदर वो इलास्टिक के बहुत क्लोज होगा या फिर इन इलास्टिक के बहुत क्लोज होगा. ओके, कुछ डाउट है किसी को भी इन पॉइंट्स में से? इसको नोट कर लो जल्दी से. अच्छा, मैं और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ. तार तुम्हें पता है, ब्लैक कलर का जो रोड्स पे इस्तेमाल किया जाता है. इस मटेरियल को तुम किसके क्लोज प्लेस करोगे, इलास्टिक या इनइलास्टिक? Inelastic. इनइलास्टिक. ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा वापस, है ना. और वैसे ही जितने भी मेटल्स है, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सारे मटेरियल्स विल बी क्लोज टू इलास्टिक, क्योंकि इन पे जब तुम लोड लगाओगे और वो लोड को जब तुम हटा दोगे तो वो ऑलमोस्ट अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा. ठीक है, देखते समय कुछ डाउट्स आ रहा हो तो वो भी क्लैरिफाई कर लेना. सर, हाँ बताओ. तो बेटर इलास्टिक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लाइक ज्यादा खींचेगा तो कम इलास्टिक है. देख, ये एक मिसकंसेप्शन है. अपन जो जनरली अपन इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं वो अपन कहाँ पे यूज करते हैं? अपन बोलते हैं कि फोर्स लगाने पर अगर ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो बेटर इलास्टिक है ना. यस सर. जैसे यस तुम्हारे ट्रैक पैंट्स या फिर रबर बैंड, यस इन सर. सब में अपन बोलते हैं कि दे आर इलास्टिक, क्योंकि उनमें तुम थोड़ा भी स्ट्रेच करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है. बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज ऐसा नहीं होता. साइंटिफिक लैंग्वेज में इलास्टिक मटेरियल का जो मतलब होता है, दैट इज कैपेसिटी टू ओपोज द डिफॉर्मेशन. मतलब अगर तुम फोर्स तो लगा रहे हो, मगर फोर्स लगाने से अगर वो ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, मतलब उसने फोर्स को बेटर तरीके से ओपोज नहीं किया ना, यस सर. यस सर. हाँ तो सर. दैट इज लेस इलास्टिक. समझा? यस. और साथ ही में देखो, इलास्टिक का एग्जैक्ट मतलब होता है कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. फोर्स को हटाने पर वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर जाना चाहिए. तो अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसको अपन बेटर इलास्टिक बोलेंगे. और ये दोनों चीज भी साथ साथ में जाएगी. मुझे बताओ कौन सा मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा? जो ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, जो कम एक्सटेंड हो रहा है. कौन सा ज्यादा इजीली अपने ओरिजिनल शेप में आएगा? जो कम एक्सटेंड हो रहा है. जो कम एक्सटेंड हो रहा है उसको तो ओरिजिनल शेप में आना और भी इजी हो जाएगा. तो उस परसेप्शन से भी वो बेटर इलास्टिक मटेरियल होगा. राइट, समझ में आ गया अभी? यस सर. यस सर. ओके, ठीक है, लिख लो इसको. सर हाँ बताओ. सर सर ये डेल्टा L2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा. देख, मैंने अभी जो बताया उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर तुम किसी दो टाइप के मटेरियल्स पे फोर्स लगाते हो तो जो मटेरियल ज्यादा एक्सटेंड करेगा वो कम बेटर इलास्टिक होगा ना. और जो Okay, मटेरियल sir. कम एक्सटेंड कर रहा है, मतलब उसने अच्छा ऑपोजिशन दिया, वो फोर्स को बेटर तरीके से रेजिस्ट कर पा रहा था क्योंकि वो कम एक्सटेंड हो रहा है. तो कम एक्सटेंड होने वाला मटेरियल अच्छा. बेटर इलास्टिक होगा. ओके, अज्यूमिंग दैट बाकी सारे Okay, कंडीशंस में सेम रख रहा हूँ, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है और दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स सेम लगा है. सेम कंडीशंस में मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा ना, तो उसमें जो भी कम एक्सटेंड करेगा उसको अपन बेटर इलास्टिक बोलेंगे. ओके, सर ये तार का क्या बोला आपने? वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो तार लिखा है आपने इनइलास्टिक. सिद्धार्थ, तुम्हारी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही यार, वापस बोलोगे एक बार? सर वो आपने लिखा है ना क्या चीज? इलास्टिक. कौन से पॉइंट पे? फोर्थ पॉइंट पे लिखा है साइड में. तार इनइलास्टिक होगा ना. क्या होता है सर? तार जो रोड्स पे यूज करते हैं ना, जो स्टिकी ब्लैक कलर का होता है, Yes, देखा है sir. कभी? तो वो Yes, तो sir. जैसा वो जैसा डांबर. देखो, हाँ डांबर जैसा, डांबर बोल डांबर, सकते हैं. यस, हिंदी में डांबर बोलते हैं. तो उसको तो तुम अगर स्ट्रेच करोगे तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा ना, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा. तो उसको अपन इनइलास्टिक बोलते हैं. अच्छा, इनइलास्टिक का एक और वर्ड होता है प्लास्टिक. अपन उसको प्लास्टिक मटेरियल भी बोल सकते हैं. प्लास्टिक तुम समझते हो ना, प्लास्टिक भी अपन बहुत बार यूज करते हैं. तो उसको भी अगर तुम डिफॉर्म करोगे तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा अपने ओरिजिनल शेप में, तो वो इलास्टिक का उल्टा हो गया. बट Okay. सर ऐसी कंडीशन में तो अगर
मैं मेटल को भी उसको डिफॉर्म कर दे मेटल को, तो वो भी अपने ओरिजिनल शेप में थोड़ी आ सकता है। आ जाता है वो। देख, अज्यूमिंग दैट डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देख स्टील को जब मैं डिफॉर्म करूंगा, प्रोवाइडेड दैट डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, तो उस केस में वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। लेकिन अगर मान ले तूने उस पर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो उस केस में उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है और वो अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे आगे। बट अगर डिफॉर्मेशन छोटे रहेंगे, तो उस केस में ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है कि अगर तुम लोड हटा दोगे तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, ओके सर। ये लिख के हो गया सबका, आगे बढ़े। Yes, Yes, last sir. लास्ट पॉइंट लिख लो Sir, जल्दी से। लास्ट पॉइंट पे बस तुम्हें इतना समझना है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, बीच में ग्रे एरिया भी होता है ना, तो इन बिटवीन लाई करते हैं एक्चुअली सारे मटेरियल्स। सर हाँ बताओ। सर आपने वो कॉपर बोला ना, लेकिन कॉपर को जब हम लोग खींचते या फोर्स लगाते तो फिर वो डिफॉर्मेशन तो रह जाता है ना। हाँ, लेकिन फोर्स हटा दोगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ना वो। अगेन अज्यूमिंग दैट फोर्सेस आर नॉट दैट ग्रेट, बहुत बड़ा फोर्स लगाओगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। यस सर। ठीक है, अपन ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कितना फोर्स अप्लाई करने पर कितना डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते। देखो अभी इलास्टिसिटी का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कि ऐसा प्रॉपर्टी क्यों देखा जाता है, उसको अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, याद है अपन ने हीट एंड थर्मो में भी पढ़ा था ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑन दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और ये जो आर नॉट है, ये आर नॉट क्या सिग्निफाई कर रहा है, आर नॉट मतलब जो स्टेडी स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम पे जो सेपरेशन होगा उसको अपन आर नॉट बोल रहे हैं। ओके, और स्टेडी स्टेट मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। राइट, तो देखो इसको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। एट सम स्पेसिफिक सेपरेशन, जो कि इस केस में आर नॉट है, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो मॉलिक्यूल्स इसी सेपरेशन पे रहना प्रीफर करेंगे। राइट, बिकॉज दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था, वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। सेकेंड पॉइंट देखो अभी, if by applying some external forces we try to increase the separation between the molecules। मान लो मैंने ये जो ग्राफ बनाया हुआ है वो इस रॉड के मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने बनाया। मान लो एक रॉड है और इस पे जब मैंने ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई किए, ये फोर्सेस मुझे बताओ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा या कम करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की। बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो इफ यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फोर्स टर्न्स अट्रैक्टिव। फोर्स अट्रैक्टिव क्यों होगा, देखो अगर तुम आर नॉट को बढ़ा दो तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे पहुंच जाएगा, आर नॉट के राइट में या लेफ्ट में। अगर तुम आर राइट, नॉट को बढ़ा दो तो राइट राइट में पहुंच में। जाएगा। और राइट वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करके बताओ कि इस पोर्शन में डी यू बाई डी आर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है कि पॉजिटिव। नेगेटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव। और तुमने वर्क एनर्जी में ये भी पढ़ा होगा दैट फोर्स इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में ये रिलेशन होता है, ये पढ़ा है ना तुमने, फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी आर। तो इस केस में फोर्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फोर्स विल बी नेगेटिव। एंड नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है इट्स अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर तुमने एक्सटर्नली मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश की, तो इस रीजन की वजह से मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का क्रिएट हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स वापस खुद से ही अपने आप को पास लाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स दे विल ट्राई टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। और इसी प्रॉपर्टी को अपन इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना। एक्सटर्नल फोर्स ने तो उसको डिविएट करवा दिया, बट एक्सटर्नल फोर्स हटाते ही वो खुद से ही अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर जाएंगे। राइट, सेम लॉजिक से अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन को कम कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप क्या होगा। अगर मान लो मैंने सेपरेशन कम कर दिया
तो स्लोप क्या होगा इस रीजन में? नेगेटिव। इस रीजन में स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और स्लोप का नेगेटिव होना मतलब फोर्स तो अगेन माइनस डी यू बाई डी आर होता है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव फोर्स मतलब उसका नेचर रिपल्सिव होगा। इसका मतलब अगर तुमने मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन कम करने की भी कोशिश की, तो मॉलिक्यूल्स अपने आप से ही एक दूसरे को रिपेल करके वापस अपना ओरिजिनल सेपरेशन रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, राइट, विच इज अगेन अ साइन ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया सबको ये चीज? सर हाँ बताओ। सर वो ग्राफ का नहीं समझा मुझे। ये ग्राफ पढ़ा था ना अपन ने। ये ग्राफ कैसे आया वो समझने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ ऐसा होता है, खाली वो तुम जान लो। दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अपन ने हीट एंड थर्मो में भी देखा था ना ये ग्राफ, थर्मल एक्सपेंशन में, याद है? यस सर। तो सर जो मटेरियल्स एक्सप्लेन में किया वो ऐसा मुझे ग्राफ अच्छे अपन से। जनरली ऑब्जर्व करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में। ओके, सर वो आपने एक्सप्लेन किया ना, नहीं समझा मुझे अच्छे से। कौन सा पॉइंट नहीं समझो? सर वो कुछ फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? ये तुमने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा ना, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है, एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर। वो नहीं सर, जो आपने बोला ना फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? अगर मान ले मैं फोर्स लगा के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, तो अपन ग्राफ पे ये वाले रीजन में पहुंच जाएंगे ना, जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है। और इस रीजन में स्लोप पॉजिटिव होगा, डी यू बाई डी आर पॉजिटिव होगा। सर वो रीजन क्यों आएगा, वो ही मतलब डाउट है। अरे तो आर को बढ़ाएगा तो इसी रीजन में पहुंचेगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यस सर। मान ले मटेरियल पहले इस सेपरेशन में है, मॉलिक्यूल्स पहले आर नॉट सेपरेशन में, और तूने सेपरेशन बढ़ा दिया, तो सेपरेशन बढ़ाएगा तो तू राइट में ही जाएगा ना, आर राइट में ही बढ़ेगा ना, लेफ्ट में थोड़ी बढ़ेगा। यस सर। और अगर आर बढ़ गया, तो बढ़े हुए आर पे मुझे ऑब्जर्व करके बता स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यस सर। ठीक है, सेम चीज लेफ्ट साइड पे होगी। अगर तुम आर को कम करोगे तो उल्टा हो जाएगा, फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। और इन आइदर केस तुम देख पा रहे हो, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को ही रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। हमेशा ये आर नॉट को अचीव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आर नॉट इसके लिए सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है, एंड एवरीथिंग इन यूनिवर्स विल ट्राई टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सर हाँ बताओ। सर मतलब इसका मतलब ये है क्या कि अगर हम लोग उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे? करेक्ट, वो मतलब वापस अट्रैक्टिव होके अपने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को वापस कम करने की कोशिश करेंगे। सर लेकिन वो कैसे करेंगे लाइक उनका? अच्छा प्रॉपर्टी, ओके ओके। का प्रॉपर्टी है ना वो, अपन ग्राफ से देख पा रहे हैं ना। इंटर यस एटॉमिक यस डिस्टेंस बढ़ेगा तो अपने आप फोर्स का नेचर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। यस यस। हो गया लिख के? 1 मिनट लास्ट। ओके।
डन। डन। और देखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देखो ये चीज अपन ऑलरेडी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ चुके हीट एंड थर्मो में, इसको अच्छे से एक बार वापस पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्सेस, किसी बॉडी पे अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो तीन टाइप्स के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, और इन तीनों टाइप्स के डिफॉर्मेशन के लिए अपन तीन टाइप्स के इंटरनल रिस्टोरिंग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट याद है, स्ट्रेस के कैलकुलेशन के लिए अपन इंटरनल फोर्स की बात करते थे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का मतलब जैसे टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स भी इंटरनल फोर्स ही होता है ना। तो किसी भी बॉडी में जब तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो अपने आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इसको अपन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले, राइट? वो अपन देखेंगे आगे तीन कैटेगरीज क्या क्या होंगे। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस क्या सिग्निफाई करता है? स्ट्रेस कैरेक्टराइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स दैट इज कॉजिंग द डिफॉर्मेशन, एंड स्ट्रेन इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द बॉडी। स्ट्रेस को अपन ने कैसे डिफाइन किया था याद है? स्ट्रेस का फॉर्मूला किसी को भी, अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करूं, फोर्स अपॉन इंटरनल फोर्स, अगर इंटरनल फोर्स को मैं एफ मान लूं तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस वाज फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली ये वाला जो टर्म है फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या चीज के बारे में मुझे जानकारी दे रहा है? ये मुझे बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स के पास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कितनी कैपेसिटी। सो बेसिकली द स्ट्रेस कैरेक्टराइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स दैट इज कॉजिंग द डिफॉर्मेशन, है ना? और स्ट्रेन क्या होता है? तुम्हें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है? डेल्टा एल बाय एल। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन वाज डेल्टा एल बाय एल। तो स्ट्रेन हमें किस बारे में जानकारी देगा? स्ट्रेन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बारे में जानकारी देगा कि एक्चुअल में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज अ मेजरमेंट of the amount of deformation produced with respect to the size of the body. With respect to the size of the body मतलब अपन इसको ओरिजिनल लेंथ से भी डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है उसको पहले नोट कर लो, ये अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ये अपन आगे देखेंगे डिटेल में। सर हाँ बताओ। सर स्ट्रेस में है ना स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स दैट इज कॉजिंग, उसका एक्चुअल मतलब क्या चीज बोल रहे हो? सर जो लिखा है ना स्ट्रेस का जो डेफिनेशन, उसका एक एग्जांपल दे सकते हो? मैं दूंगा आगे एग्जांपल, मैं वही बता रहा हूँ, अभी खाली ये नोट कर लो, अपन आगे एग्जांपल्स देखेंगे इन सब के। सर हाँ बताओ। सर वो स्ट्रेस और इंटरनल फोर्स क्या लिखा है आपने? स्ट्रेस और इंटरनल फोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना। स्ट्रेस के कैलकुलेशन के लिए अपन इंटरनल फोर्स का ही यूज करते हैं। तो वो जो F बाय ए है उसमें इंटरनल फोर्स लग रहा है। हाँ, यहाँ पे जो F बाई ए है वो F जो है वो इंटरनल फोर्स इम्प्लाई करता है। ओके सर। ओके, देखिए आगे एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यस देखो सर। सबसे सबसे पहला कैटेगरी है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो अपन पढ़ चुके थे पहले, ये एग्जैक्टली वही चीज है। तो वापस मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का क्या मतलब होता है उसको ये एग्जांपल से समझो। मान लो एक मेटल रॉड है, और इस मेटल रॉड पे मैं दोनों साइड से एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ओवरऑल तो रॉड इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मैंने यहाँ से भी एफ से खींचा इसको, और यहाँ से भी एफ से खींचा, तो यहाँ पे रॉड मूव तो नहीं करेगा मगर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, और हम बोलेंगे यहाँ पे कि रॉड जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से इसको सब्जेक्ट किया हुआ, राइट?
अभी रॉड का अगर मैं बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन स्टडी करूं, ये वाले क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करो, या फिर ऐसे मान लो कि मैंने रॉड को 2 पार्ट्स में कट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, तो कट करके जब मैं इसके अपर हाफ को ऑब्जर्व करूंगा और इसके अपर हाफ का जब मैं एफवीडी बनाऊंगा, तो ऊपर से तो एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा था, और जो नीचे वाला हाफ है वो इस अपर हाफ पे टेंशन फोर्स अपने तरफ लगाएगा। याद है सबको ये कॉन्सेप्ट? टेंशन फोर्स इसी तरीके से ऑपरेट करता है ना, इंटरनल फोर्स है जो दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे लगा रहे। वैसे ही नीचे वाले पार्ट पे नीचे से एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और ऊपर वाला जो हाफ है वो टेंशन फोर्स इसको अपने तरफ खींच रहा होगा। और मुझे बताओ, दोनों पार्ट्स एक्सेलरेट कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम। दोनों पार्ट्स इक्विलिब्रियम पे, तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए ना। तो यहाँ से टेंशन फोर्स किसके इक्वल आ रहा है बताओ? टेंशन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ रहा है, एफ के। यस सर। यस सर। सो इस केस में लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को अपन क्या डिफाइन करेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज एक्चुअली द इंटरनल टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला। हमेशा अपन जब फोर्स अपॉन एरिया करते हैं ना स्ट्रेस के लिए, अपन इंटरनल फोर्स की बात करते हैं, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के ही इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन इसको F by A लिख रहे हैं सिंपली। समझा ये सबको? सिग्मा L, हियर L स्टैंड्स फॉर लॉन्जिट्यूडिनल, और A क्या होगा? A मतलब मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर सिलिंड्रिकल मटेरियल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझा सबको स्ट्रेस का मतलब? यस। यस सर। ओके, अभी देखो इसके आगे देखते हैं स्ट्रेन का क्या मतलब होगा। हमें स्ट्रेस का मतलब तो समझ में आ गया। लेफ्ट में मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ ये कैसा, यहाँ पे स्ट्रेस का नेचर कैसा होगा? टेंसाइल, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस का नेचर कैसा है? पुलिंग। अपन खींच रहे रॉड को, और रॉड के सारे पार्ट्स भी एक दूसरे को खींच रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन स्ट्रेस का नेचर भी टेंसाइल बोलते हैं। अगर मान लो मैंने एक्सटर्नल फोर्स ऐसा अप्लाई किया होता पुशिंग नेचर का, तो उस केस में इंटरनल फोर्सेस भी कॉम्प्रेसिव नेचर के होते। यहाँ पे अगर मैं दोनों हाफ्स को कट करके एफवीडी बनाता, तो मुझे बताओ नीचे वाला हाफ ऊपर वाले हाफ को अपने तरफ खींच रहा होता है या अपने से दूर पुश कर रहा होता? पुश करेगा। अपने से दूर पुश कर रहा होता। इस फोर्स को C मान लेते हैं, वेयर C स्टैंड्स फॉर कंप्रेसिव फोर्स, और इस केस में भी C F के इक्वली आ जाएगा, एंड नेचर विल बी कंप्रेसिव। फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी तुम स्ट्रेस को इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया ही बोलोगे, जो कि F by A के इक्वल आ जाएगा, बट यहाँ पे जो नेचर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा या कम करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की। कम करेगा। कंप्रेसिव, कम। कंप्रेसिव मतलब दबा रहे दोनों साइड से, पुश कर रहे, तो कंप्रेस मतलब वो लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा ना। यस सर। ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ। और जो टेंसाइल फोर्स है वो क्या कोशिश करेगा? टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ को इंक्रीज। यहाँ पे ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। टेंसाइल स्ट्रेस विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ। दोनों में फर्क समझ में आया? फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, बस नेचर अलग अलग है। एंड स्ट्रेन को अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डिफाइंड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर कॉम्प्रेसिव नेचर हुआ तो चेंज इन लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव तो होगा। कॉम्प्रेसिव के लिए स्ट्रेन नेगेटिव बोल देंगे, और नेगेटिव। अगर टेंसाइल हुआ तो चेंज इन लेंथ पॉजिटिव होगा, लेंथ बढ़ रहा होगा, तो वहां पे Yes. स्ट्रेन विल बी पॉजिटिव। तो उसके लिए अपन प्लस माइनस साइन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं नेचर को पता लगाने के लिए, है ना। और क्योंकि स्ट्रेन एक रेशियो है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट्स नहीं होगा, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सबको याद आ रहा है? अभी अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले, रिकलेक्ट कर पा रहे हो? ऑलराइट, इसको एक बार वापस लिख लो अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे अपन यूज करने वाले। सर हाँ बताओ। सर अगर ये दोनों केसेस में टेंसाइल फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल है, तो फिर हाँ, उसका लेंथ बढ़ या कम कैसे हो रहा है? सेकेंड केस में बोल रहे हो? ना मतलब दोनों केसेस में लाइक देख यहाँ पे अगर तो फोर्सेस ऐसे अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स तो ऑब्वियसली इसको खींच रहा है ना, इसको, इसके लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो टी भी तो उसी के इक्वल है ना, तो वो भी नीचे टी खींचेगा। जनरेट क्यों हुआ? अंदर जो टेंसाइल फोर्स है वो जनरेट क्यों हुआ? एलोंगेशन की वजह से। यस सर। देख अब इसको बेसिक से समझने की कोशिश करो, जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था
फोर्स जनरेट क्यों होगा, इंटरनल फोर्स जनरेट क्यों होगा? जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म करेगा तभी फोर्स जनरेट होगा। अगर वो सेम डिफॉर्मेशन पे ही रहता, अगर मान ले वो यहीं पे रहता, तो क्या कोई भी इंटरनल फोर्स जनरेट होता? नो यहाँ पे सर। तो वो इक्विलिब्रियम पे था, यहाँ पे तो कोई भी इंटरनल फोर्स जनरेट नहीं होगा ना। इसका मतलब जब वो डिफॉर्म करेगा, जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ेगा, तभी तो टेंसाइल नेचर का फोर्स जनरेट होगा। अच्छा, हाँ हाँ। समझो, बिना डिफॉर्म किए तो जनरेट हो ही नहीं पाएगा। यस यस। अपन एलओएम में भी जब मानते थे कि स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो वो एक्चुअल में एक अप्रोक्सीमेशन था। क्या आइडियली या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि वो परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल हो? प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इन रियल लाइफ वो थोड़ा तो एक्सटेंड करता ही, बट क्योंकि एक्सटेंशन वो इतना कम होता है कि अपन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए अपन आइडियल की सिचुएशन ले लेते हैं, उसको इनएक्सटेंसिबल बोल देते हैं। बट अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, माइक्रो लेवल पे कुछ तो एक्सटेंशन जरूरी है, बिना यस सर। एक्सटेंशन के कोई इंटरनल फोर्स डेवलप हो ही नहीं सकता। ओके ये लिख के हो जाए तो बता देना मुझे, टेक योर टाइम, आराम से नोट कर लो। आज के लेक्चर में अपन ज्यादा कोई एग्जांपल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज मोस्टली थियोरेटिकली होगा। एक बार पूरा थियोरी अपन सब समझ जाएंगे, उसके बाद अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे बाद में। ओके हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये सेकंड केस में ये सी जो है वो एफ के अगेंस्ट काम करेगा ना? करेक्ट, हमेशा जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट ही काम करेगा। हाँ तो सर तो सी इज इक्वल टू एफ है, तो C फिर इक्वल्स टू उसमें F है, हाँ करेक्ट। तो उसमें वो मतलब एक्सटेंड या कंप्रेस होएगा ही नहीं ना, वो अपनी जगह पे रहेगा ना? देख मैं वही तुझे समझा रहा था कि ये C पिक्चर में कैसे आया। C मतलब क्या? इंटरनल फोर्स ना। हाँ C मतलब इंटरनल फोर्स। अच्छा इसको ऐसे इमेजिन कर, तुम लोग ने स्प्रिंग्स के बारे में तो पढ़ा है ना। हाँ सर। एक सेकेंड ना, जो लोग नोट कर रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे तुम और बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। मुझे बता कि अगर मान ले, एक मैं तुम्हें स्प्रिंग का एग्जांपल दूं, बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल। एक स्प्रिंग है, उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है ना, और इस पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग एक्सटेंड होएगा। स्प्रिंग का अगर मैं नेचुरल लेंथ L मान लूं, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। एक यस समय सर। ऐसा आएगा जब ये डेल्टा L से एक्सटेंड कर गया, और एक्सटेंड करने के बाद ही स्प्रिंग फोर्स एक्वायर कर रहा है ना। मुझे बताओ, क्या नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग कोई भी फोर्स अप्लाई कर पा रहा था? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू डेल्टा एक्स, राइट? K इंटू एक्सटेंशन। क्या नेचुरल लेंथ पे रहते हुए स्प्रिंग कोई भी फोर्स अप्लाई कर सकता है? बताओ। नो नो सर। सर। नहीं कर सकता ना। उसको अगर फोर्स अप्लाई करना है तो अपने नेचुरल लेंथ से आइदर एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर कंप्रेस करना पड़ेगा। इन आइदर केस इट विल अप्लाई फोर्स।
एक्सटेंड किया तो टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा और कंप्रेस किया तो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। एंड नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट जो अपने मटेरियल्स होते, अगर मान लो स्प्रिंग के बजाय अगर कोई नॉर्मल रॉड भी हुआ, तो नॉर्मल रॉड भी लगभग स्प्रिंग के तरह ही बिहेव करता है। इस रॉड को अगर मान लो मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं और यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या होगा? फिक्स करना मतलब बेसिकली ये दीवार भी तो इस पे फोर्स ही अप्लाई कर रहा है ना, ये साइड से। इसको जब मैंने फिक्स किया तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होगा? जो फोर्स मैंने यहाँ से अप्लाई किया वही फोर्स दीवार ने भी यहाँ से अप्लाई कर दिया, तभी वो रॉड को आगे मूव होने नहीं देगा, राइट? और इस केस में अगर रॉड के अंदर भी कोई इंटरनल फोर्स को डेवलप होना है, तो क्या वो नेचुरल लेंथ पे रहते हुए डेवलप करवा पाएगा? हाँ सर। नो, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉड इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे भी अगर इंटरनल फोर्सेस को पिक्चर में आना है तो इसको थोड़ा तो एक्सटेंड होना ही पड़ेगा, और थोड़ा एक्सटेंड होने के बाद ही रॉड के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। बाय द सेम लॉजिक, जिस तरीके से स्प्रिंग में के डेल्टा एक्स डेवलप होता है, वैसे ही रॉड के अंदर भी जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वो फिर एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर जाएगा। समझ में आया अभी? ओके। हाँ सर, समझा। थैंक यू। ओके। ये लिख के हो गया सबका? नो 7 में। सर 1 मिनट। ओके ओके, ठीक है। ये लिख के तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे वाला स्प्रिंग वाला एग्जांपल भी इसके नीचे लिख देना, तो तुम और बेटर समझ पाओगे इसको। ऐसा मतलब स्ट्रेस डेवलप होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना जरूरी है। यस, स्ट्रेस डेवलप होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? उसको डिफॉर्म कर देगा थोड़ा सा, हाँ, है तो ना? फिर वो और उसका इंटरनल फोर्स आके उसको बैलेंस कर देगा। यस, परफेक्ट। जिस तरीके से स्प्रिंग डिफॉर्म होने पर स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होता है, वैसे ही यस कोई सर। भी मटेरियल भी जब डिफॉर्म होगा तो उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर देगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। सर हाँ बताओ। सर अगर हीट देंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना? क्या देंगे? हीट देंगे हम लोग। टेम्परेचर का अलग इफेक्ट होता है ना, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका रीजंस भी अपन देख चुके थे। दोनों को मिक्स मत करो। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बॉडी नेचुरल स्टेट में ही लेंथ बढ़ाना चाहेगी। क्यों बढ़ाना चाहेगी? वो पढ़ा था अपन ने, याद है? यस सर। उनके वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे तो एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। यस सर। तो वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? ओके। और वहां पे मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ने पर जब लेंथ बढ़ता था तो क्या उस केस में कोई इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा था? नो सर। नहीं, वहां पे कोई इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं हो रहा था। वो लेंथ बढ़ने का रीजन कुछ और ही था। एक बार वापस रिवाइज कर लेना वो रीजन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये अगर लिख के हो गया तो नीचे वाला पार्ट भी नोट कर लेना। अच्छा, तुम्हें ये पूरा का पूरा पैराग्राफ नोट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, जैसे मैंने यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, और ये फॉर्मूलेस, इसी को नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बता दूंगा तुम्हें क्या क्या चीजें लिखनी। मुझे लग रहा है तुम्हें इतना टाइम लग रहा है तो शायद तुम पूरा का पूरा पैराग्राफ ही कॉपी कर रहे हो, वो सब करने की जरूरत नहीं। ये एग्जाम्पल भी लिख लो। डन? फिर वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन वाला पार्ट दिखाओ। ये इधर ही देखो, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में थोड़ा और जूम इन मतलब कर थोड़ा लेते हैं। जूम। यस सर। सर वो ई मतलब क्या है? मतलब वो उसको डिनोट करता है? हाँ, उसका वो सिंबल है स्ट्रेन का, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन।
ओके सर। हो गया सबका, ये लिख के आगे बढ़े। नाउ वी नो व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये सबको क्लियरली समझ में आ गया? यस सर। ओके, हमने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के 3 टाइप्स होते हैं ना, तो ये पहला टाइप था। बाकी के 2 टाइप्स भी देख लेते। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज shear स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसको भी अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा बेसिक्स मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, जब अपन फ्लूइड्स का वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे फ्लूइड्स shear स्ट्रेस नहीं ले पाता, है ना। तो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं shear स्ट्रेस का मतलब। उसके लिए ये वाला एग्जांपल देखो, ये डायग्राम में तुम्हें ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ब्लॉक ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली ए, और उसके एक एंड को अपन ने ग्राउंड से फिक्स कर दिया, और जो ऊपर वाला एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, उस पे अपन पैरेलल टू द सरफेस इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से फोर्स अप्लाई करने पर तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये ब्लॉक थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा जैसा डायग्राम में दिया हुआ है, राइट। और जैसे ही वो डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होते ही उसके अंदर से भी इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएंगे। मान लो इस ब्लॉक को भी, बताओ क्या पूछना है? सर अगर रफ होगा तभी तो डिफॉर्म होगा ना? अरे मैंने फिक्स ही कर दिया इसको, रफ छोड़, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दी। ओके सर। अगर स्मूथ होता तो सही बोल रहा है, स्मूथ होता तो ये आगे स्लाइड कर जाता, है ना, तो शायद डिफॉर्म उतना नहीं होता। बट अगर मैंने नीचे वाले पार्ट को फिक्स ही कर दिया और ऊपर वाले पार्ट पे अगर मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो प्रैक्टिकली, लॉजिकली? तो ऊपर वाले पे फोर्स लगाने पे कैसे होगा? मतलब पूरे बॉडी पे लगेगा तो होगा ना? मान ले एक तू कोई भी मटेरियल से एक टावर कंस्ट्रक्ट कर दे, टावर के बेस को फिक्स कर दे, यस सर। टावर के बेस को फिक्स कर दे, और ऊपर जब तू कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो डोंट यू थिंक ये फोर्स इसको थोड़ा सा आगे ऐसे पुश कर देगा, ऐसे इंक्लाइन कर देगा, क्योंकि Okay, नीचे वाला पार्ट तो फिक्स्ड है, नीचे वाला पार्ट तो आगे जा नहीं पाएगा ना, उसको मैंने फिक्स कर रखा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो फिक्स्ड है। इमेजिन कर पा रहे हो ये चीज? यस यस। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा, क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है? ऐसा तो नहीं है No. ना, आगे भाग रही है तो इक्विलिब्रियम पे। यस अगर तुमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया, मतलब ग्राउंड ने भी सेम एक्सटर्नल फोर्स एफ लेफ्ट की तरफ अप्लाई करके इसको बैलेंस कर दिया होगा, यस और नो? यस सर। और बट मुझे बताओ, स्ट्रेस के कैलकुलेशन के लिए अपन एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं कि इंटरनल फोर्स की? फिर वो चाहे कैसा भी टाइप का स्ट्रेस हो, इंटरनल। हमेशा अपन इंटरनल फोर्स की बात करेंगे। तो मैं जो अभी ग्रीन कलर्स में मार्क कर रहा हूँ, ये कैसे फोर्स है? ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना। एक तो जो मैंने ऊपर से अप्लाई किया और एक ग्राउंड ने जो नीचे से अप्लाई किया, ये दोनों फोर्सेस ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी यहाँ पे इंटरनल फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी सिस्टम में या किसी भी सिचुएशन में अगर तुम इंटरनल फोर्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो तुम्हें सिस्टम को बीच में से कट करके देखना होगा। कट करके देखना मतलब हाइपोथेटिकली कट करना। तो अगर मान लो इस ब्लॉक को भी मैं यहाँ से बीच में से कट कर दूं, अपन ने लॉन्जिट्यूडनल में भी ऐसे ही किया था ना, टेंशन निकालने के लिए भी अपन ऐसे ही करते थे, कट Yes. करके पार्ट्स को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे भी मैंने बीच में से इसको कट कर दिया, और अभी मैं खाली इसके ऊपर वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर वाला पार्ट भी इक्विलिब्रियम पे होगा कि एक्सेलरेट कर रहा होगा? इक्विलिब्रियम। वो भी इक्विलिब्रियम पे होगा। और ऊपर वाले पार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स तो एफ लग रहा है, और जहां पे भी मैंने इसको कट किया होगा वहां पे इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिकली नीचे वाला पार्ट इस ऊपर वाले पार्ट पे एक इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। मुझे बता सकते हो प्रेडिक्ट करके कितना और किस तरफ होगा? एफ लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये बॉडी को, इस ऊपर वाले पार्ट को भी इक्विलिब्रियम पे रहना है, तो इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए नीचे वाले पार्ट ने इस पे एफ लेफ्ट की तरफ अप्लाई किया होगा। यस। दिस एफ इज द इंटरनल फोर्स, जो दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे लगा रहे। दिस एफ इज द इंटरनल फोर्स। इसका मतलब नीचे वाले पार्ट पे ऊपर वाले पार्ट ने किधर लगाया होगा फोर्स? एफ राइट की तरफ, ऑब्वियसली ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। और ग्राउंड ने तो इस पे लेफ्ट की तरफ लगाया ही था, तो नीचे वाला पार्ट भी बैलेंस हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज स्ट्रेस? रेड वाला फोर्स अपॉन एरिया या ग्रीन वाला फोर्स अपॉन एरिया? रेड वाला। वैसे तो वैल्यू वाइज यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, बट कॉन्सेप्चुअल वाइज हाउ विल बी डिफाइन shear stress? shear stress is defined by, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओ। इंटरनल फोर्स, दिस F अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको अपन shear stress बोलेंगे।
और यहाँ पे तुम इसको हाईलाइट करके नोट कर लेना, यहाँ पे एफ को अपन इंटरनल फोर्स वाला फोर्स माने। अच्छा, और शेयर स्ट्रेस को तुम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस से रिलेट कर पा रहे हो? दोनों में यस क्या फर्क है वो देख पा रहे हो? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में फोर्स का डायरेक्शन कैसा था? सर, एरिया के डायरेक्शन पैरेलल या एरिया के नॉर्मल? पैरेलल नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल। एरिया की नॉर्मल। और शेयर स्ट्रेस में फर्क क्या होगा? शेयर स्ट्रेस में जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल है। पैरेलल टू द सरफेस एरिया, ये फर्क है दोनों में, है ना? तो देखो, मैंने जो पैराग्राफ में लिखा है वो सब तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, उससे तुम इतना बेटर नहीं समझ पाओगे। बस तुम ये डायग्राम बना लो, उस पे एक्सटर्नल फोर्स बना दो, ग्राउंड भी इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। इसको काट के अपर हाफ और लोअर हाफ को ऑब्जर्व करो, जहाँ पे जो रेड कलर में मैंने बनाया वो इंटरनल फोर्स होंगे, और स्ट्रेस को इसी इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, शेयर स्ट्रेस। ओके सर तो शेयर स्ट्रेस हेडिंग डाल के इतना नोट कर लो। बताओ क्या डाउट है? सर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ नहीं जाएगा? वो नेग्लिजिबल रहेगा बढ़ना, उसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर बढ़ भी गया तो अपन वो बढ़ा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे यहाँ पे। ओके ओके सर। प्रिंटेड वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो हाथ से लिखा है खाली उतना पार्ट नोट कर लो, उससे तुम्हें शेयर स्ट्रेस के बारे में समझ में आ जाएगा। सर, यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? देख, इंटरनल फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा है कि अपन कौन से पार्ट पे देख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं अपर पार्ट पे इंटरनल फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, हाँ सर, वही। लोअर पार्ट जो है वो अपर पार्ट पे लेफ्ट की तरफ लगा रहा है, और लोअर पार्ट जो है उस पे राइट की तरफ लग रहा है, जो कि अपर पार्ट लगा रहा होगा। यस तो सर। क्या अपन इंटरनल फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, नो सर, नो। क्योंकि दोनों पार्ट्स दोनों ही डायरेक्शन में एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, है ना? तो डायरेक्शन की फिक्र मत करो यहाँ। सर, तो ये हाइपोथेटिकल फोर्स लग रहा है क्या? मतलब इसको देख के हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा, अपन हाइपोथेटिकली बस कट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपन ने एक्चुअल में कट थोड़ी किया इसको। एक्चुअल में कट करेंगे तो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट ही हो जाएंगे। एक्चुअल में कट करने के बाद क्या वो फोर्स लगा पाएंगे एक दूसरे पे? नहीं। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकली अपन खाली कट कर रहे हैं, बट फोर्सेस तो ये एक्चुअल में लगा रहे हैं ना, दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे। यस सर। ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट पे और नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे एक्चुअल में फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर नहीं लगा पा रहे होते तो क्या ये बैलेंस रह पाते? फिर तो नो अपर सर। वाला पार्ट आगे निकल जाता ना। हाँ, यस सर। ओके, ये हो गया लिख के सबका, समझ में आ गया? जो प्रिंटेड पार्ट है उसको बाद में बस तुम खाली रीड कर लेना, पढ़ लेना एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की। देखो, अपन हर एक कैटेगरी के स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डिफाइन कर रहे हैं। लॉन्जिट्यूडनल में भी अपन ने स्ट्रेस भी डिफाइन किया था और स्ट्रेन भी डिफाइन किया था। स्ट्रेस किससे रिलेटेड था? एक्सटर्नल फोर्स के डिफॉर्मिंग पावर से। और स्ट्रेन किससे रिलेटेड था? डिफॉर्मेशन इंटरनल से। फोर्स।
नहीं, स्ट्रेन जो है वो खुद डिफॉर्मेशन से रिलेटेड था, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा हाँ है ना। इंटरनल फोर्स भी तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा ना, कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, और वो That's right. इंटरनल फोर्स डिसाइड करेगा कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। Yes. अच्छा, अभी देखो शेयर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे। शेयर स्ट्रेन जो है वो अपन डिफॉर्मेशन से रिलेट करेंगे। तो जब मैंने ऊपर वाले फेस पे मैंने इस तरफ फोर्स अप्लाई किया था, राइट, एफ, इस तरफ मैंने एफ अप्लाई किया था, तो ऊपर वाला फेस कुछ अमाउंट से आगे बढ़ गया होगा, मान लेते हैं कि ये एक्स अमाउंट से आगे बढ़ गया, और उसके वजह से इसका जो एंगल थीटा है वो एक नॉन जीरो वैल्यू अचीव कर लिया होगा उसने थीटा एंगल का, जो कि बहुत ही स्मॉल होगा। इन सारे केसेस में अपन डिफॉर्मेशन को बहुत ही छोटा मानेंगे, राइट। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, याद करके बताओ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था। Delta L by L. डेल्टा एल बाय एल, मतलब डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट Yes. वहां पे डेल्टा एल कौन सा डेल्टा एल था, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वहां पे मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा था इस तरफ, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो डेल्टा एल हुआ था उसको अपन ने फॉर्मूला में अप्लाई किया था, Yes. ऐसा डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो शेयर स्ट्रेन में अपन क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेन में भी जो डेल्टा एल होगा वो अपन एक्स ही लेंगे। शेयर स्ट्रेन का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, शेयर स्ट्रेन को भी अपन डेल्टा एल अपॉन एल बोल सकते हैं, बट डेल्टा एल और एल का यहाँ पे मीनिंग चेंज होगी। शेयर स्ट्रेन में डेल्टा एल क्या होगा इस केस में, डायग्राम से मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एल विल बी डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्स, एंड एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे अपन ओरिजिनल लेंथ ये वाला लेंगे, ये वाला एल, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एक्स अपॉन एल इज टेन थीटा, और अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा को अपन थीटा भी बोल सकते हैं बिकॉज ये थीटा जो है वो बहुत ही छोटा होगा। ओके, तो शेयर स्ट्रेन का ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और इस फॉर्मूला में एक्स और एल क्या डिनोट करते हैं उसको भी डायग्राम से समझ लो, ये डायग्राम बना लो और शेयर स्ट्रेन का ये फॉर्मूला नोट कर लो। एंड जस्ट लाइक लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन इज आल्सो डायमेंशनलेस बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ लेंथ्स। समझ में आया ये सबको। सर Yes, sir. हाँ बताओ, सर वो एल वैल्यू क्यों लिया? उसका डेफिनेशन ही है, ओरिजिनल उसको वैसे ही डिफाइन किया हुआ। तो कौन सा लेने दीजिए? यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये वाला एल लेंगे, ये डिफॉर्मेशन और ये लेंथ से डिवाइड करेंगे। मुझे बता यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, ये इस बात का मुझे कौन सा पैरामीटर आइडिया दे रहा है, ये टीटा ही मुझे आइडिया दे रहा है ना कितना डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। यस सर, जितना ज्यादा टीटा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन, यस सर, और टीटा को मैं एक्स अपॉन एल लिखूंगा ना। यस सर, लॉन्जिट्यूडनल के केस में मुझे डिफॉर्मेशन का आइडिया कौन दे रहा था, ये वाला एक्सटेंशन, ये वाला डेल्टा एल, यस तो सर। मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में डेल्टा एल अपॉन ये वाला एल करता था, बट यहाँ पे मुझे डिफॉर्मेशन का बेटर आइडिया टीटा दे रहा है, तो इसलिए अपन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को ये टीटा ही डिफाइन कर देते, विच इज एक्स अपॉन एल। समझ में आया दोनों में फर्क। यस सर। सिंबल अपन यहाँ पे सेम यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन, बस नीचे सबस्क्रिप्ट में एस लिख रहे हैं। सबस्क्रिप्ट में एस मतलब शेयर स्ट्रेन और एल मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लिख के हो गया ये सबका। 1 minute. 1 minute. ओके ठीक है।
सर हाँ बताओ, सर वो सर कैन डायग्राम एक्सप्लेन ये एक सेकंड, एक longitudinal करके change सुजल बताओ तुम क्या change बोल रहे हो, एक बार वापस रिपीट करो सुजल। ओके सर। सर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन के इक्वल कैसे समझ नहीं आता है ज़्यादा। इक्वल नहीं है, मैं खाली रिलेट करके बता रहा था, दोनों डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है वो मैं तुम्हें यहाँ पे ये चीज बता रहा था। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में अपन ये डेल्टा एल लेते थे, ये डायग्राम देखो मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला डायग्राम। तो यहाँ पे अपन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाला डेल्टा एल लेते थे ना, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको अपन ने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन किया था। बट शेयर स्ट्रेन अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? शेयर स्ट्रेन अपन सिंपली इस थीटा को बोल रहे हैं, दिस थीटा इज अ शेयर स्ट्रेन। एंड थीटा मतलब क्या होगा? थीटा मतलब ये वाला डिफॉर्मेशन x अपॉन ये वाला लेंथ l। तो दोनों सेम नहीं हुए ना, दोनों अलग अलग चीजें। दोनों सिमिलर है ऐसा बोल सकते हैं, एक जैसे है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये डिफरेंस सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो अभी? यस सर, यस सर। सिद्धार्थ बताओ तुम्हें क्या डाउट था? सर सर आपने वो डायग्राम में इक्वल कैसे लिखा है डेल्टा एल अपॉन एल दोनों केस में स्ट्रेन के? उसको वैसे ही डिफाइन किया गया है ना, उसका वो फॉर्मूला होता है। बस दोनों केसेस में डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब अलग है। यहाँ पे डेल्टा एल मैं किसको मान रहा हूँ? यहाँ पे डेल्टा एल मतलब x इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाला डिफॉर्मेशन, और l मतलब मैं इसको मान रहा हूँ। दिखने में दोनों फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं मगर है तो अलग ना। दोनों में डेल्टा एल का मतलब अलग है और एल का भी मतलब अलग है। अगर तुम्हें ये इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, सिर्फ x बाय एल ही लिख दो। ओके सर इस डायग्राम या फिर तुम इस डायग्राम में भी मार्क कर दो कि इस डायग्राम में मैं डेल्टा एल को x मान रहा हूँ और जो लेंथ है उसको मैं ये वाला लेंथ ले रहा हूँ l। ठीक है, सर आपने बोला ना कि वो शेयर स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस सेम है, मतलब सेम कैसे है? मैंने कब बोला सेम है? दोनों अलग कॉन्सेप्ट है ना, सेम है ही नहीं। दोनों दोनों सिमिलर टाइप के हैं, मैंने ऐसा बोला। दोनों की कैलकुलेशन के लिए अपन इंटरनल फोर्स को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, बट क्या डिफरेंस है वो तुम्हें समझ में नहीं आया अभी तक? सर इंटरनल फोर्स ले रहे हैं या हम लोग ये ले रहे हैं डिफॉर्मेशन ले रहे हैं ना हम लोग तो? डिफॉर्मेशन तो स्ट्रेन के कैलकुलेशन के ले रहे हैं ना। यस सर, स्ट्रेस में तो अपन इंटरनल फोर्स लेते थे। यस सर, तो दोनों में फर्क ऑब्जर्व कर पा रहे तू अभी? मैंने जो दोनों Yes, का yes. मतलब समझा, लॉन्जिट्यूडनल और शेयर यस सर। सेम नहीं है ना, दोनों अलग है। ओके चलो अभी थर्ड कैटेगरी देखते हैं। सर थर्ड कैटेगरी कुछ डाउट है क्या अभी भी बताओ? यस सर सर वो राइट साइड से भी तो हम लोग कर सकते थे। क्या कर सकते थे? वो डेल्टा डेल्टा है मतलब जो एक्स और जो एल है लेंथ, वो राइट साइड से कैलकुलेट कर नहीं होगा? सकते थे, एक ही बात है ना, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। यहाँ से अगर तू एंगल मेजर करेगा तो ये भी थीटा ही होगा। हाँ तो यस यहाँ सर। से भी तुम डेल्टा एल अपॉन ये वाला एल कर सकते थे, एक ही बात है, वो थीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके सर, ओके तो इन सर। शॉर्ट तुम शेयर स्ट्रेन को थीटा के इक्वल बोल सकते हो ना। हाँ यस सर, वो समझा। ओके अच्छा देखो, अभी थर्ड कैटेगरी जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस इन स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस इन स्ट्रेन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। मान लो एक स्फीयरिकल बॉडी है और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है ना, जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो फोर्स लगेगा वो सब जगह से लग रहा होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का। हमेशा नॉर्मल टू द एक्सपोज्ड एरिया होता है प्रेशर की वजह से फोर्स, याद है ये सबको? यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, है ना। अगर मान लो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दिया, when pressure on the body is changed uniformly from all the sides, we say that it is subjected to volumetric stress. अगर मान लो मैंने प्रेशर डेल्टा पी अमाउंट से बढ़ा दिया, तो पहले तो पी नॉट प्रेशर पे ये स्टेडी स्टेट पे था ना, पी नॉट प्रेशर को ये विथस्टैंड कर पा रहा था, उसको बेयर कर पा रहा था, और हम सब कर पा रहे हैं अभी, राइट। अपन सब लोग अभी इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही बैठे हुए हैं ना। तो मुझे बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैठने पर क्या तुम में कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है एक्स्ट्रा? नो सर। तुम अपने स्टेडी स्टेट में बैठे हो ना, जिस शेप में हो उसी शेप में बैठे हो। लेकिन अगर मान लो मैंने प्रेशर, तुम्हारे रूम में प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया, तो इट्स पॉसिबल कि तुम थोड़े और कॉम्प्रेस हो जाओ। अगर तुम ओके मोटे हो ओके। तो तुम्हारा पेट शायद थोड़ा और अंदर चले जाए बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज प्रेशर, यस राइट। सर। यस तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑफ द प्रेशर डेल्टा पी,
डेल्टा पी मतलब प्रेशर में इंक्रीमेंट। इस इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर की वजह से एक वॉल्यूम स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। ये बॉडी को अभी एक्स्ट्रा प्रेशर बेयर करना पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा प्रेशर को बेयर करने के लिए क्या होगा, इसको अंदर से एक्स्ट्रा इंटरनल फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, या उसी में काम चल जाएगा? एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से बॉडी का जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। बट मुझे बताओ, क्या इंटरनल फोर्स बिना डिफॉर्मेशन के बढ़ सकता है? अपन ने स्प्रिंग वाला एग्जांपल देखा था एक, उससे रिलेट करके बताओ, कैन यू इंक्रीज द इंटरनल फोर्स विदाउट एनी डिफॉर्मेशन? नो। नो सर। अगर बॉडी को अपना इंटरनल फोर्स बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा और अंदर की तरफ डिफॉर्म हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो प्रैक्टिकली? तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये बॉडी थोड़ा सा और स्क्वीज हो जाएगा ना। यस सर। तो स्ट्रेस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे अपन कौन सी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? वॉल्यूम स्ट्रेस। सो वॉल्यूम स्ट्रेस इज सिंपली डिफाइंड एज दिस एक्स्ट्रा प्रेशर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इधर वॉल्यूम स्ट्रेस का। जो भी तुमने प्रेशर में इंक्रीमेंट करवाया, वही प्रेशर इसको डिफॉर्म करवा रहा है ना, तो उसी प्रेशर को अपन वॉल्यूम स्ट्रेस नाम दे रहे हैं। और उसके लिए सिंबल अपन सेम सिग्मा यूज कर रहे हैं, मगर सबस्क्रिप्ट में वी डाल दिए। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम स्ट्रेस। यहां तक समझ में आया? स्ट्रेस का मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, इंक्रीमेंट इन प्रेशर, जो चारों तरफ से लग रहा होगा। और यहाँ पे भी तुम ऑब्जर्व करो कि स्ट्रेस का यूनिट सेम आ रहा है। अब ऑल्दो अपन 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस पढ़ रहे हैं, तुम देख पा रहे हो तीनों केसेस में स्ट्रेस का यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, अभी वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, स्ट्रेन को अपन डिफॉर्मेशन अपन ओरिजिनल से डिफाइन कर रहे थे हर जगह। लॉन्जिट्यूडनल में अपन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, शेयर में भी अपन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ ही बोल रहे थे, मगर दोनों के मतलब अलग थे। यहाँ पे चेंज इन लेंथ ये वाला होगा और ओरिजिनल लेंथ ये वाला होगा, जो कि थीटा के इक्वल आ जाएगा। और वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेन में, वॉल्यूम स्ट्रेन को अपन डिफाइन करेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे मुझे बताओ, जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम वॉल्यूम होगा। कम हो जाएगा। और डेल्टा वी को ही मैं चेंज इन वॉल्यूम बोल रहा हूँ। तो ये नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मेरा अगला सवाल यही था, यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल्टा वी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, डेल्टा वी की एप्सिलॉन वी, वो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो एप्सिलॉन वी भी नेगेटिव आ जाएगा। हाँ स्ट्रेन पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकता है ना, अपने लॉन्जिट्यूड में भी हाँ। बोला था यस यस कि अगर स्ट्रेन पॉजिटिव है मतलब लेंथ बढ़ रहा है, मतलब इट्स टेंसाइल है ना, हाँ। और यस नेगेटिव होता था तो कॉम्प्रेसिव। और यहाँ पे मुझे बताओ नेचर कैसा है? यहाँ पे तो कॉम्प्रेसिव नेचर ही होता है ना प्रेशर का हमेशा। हाँ। यस सर। तो स्ट्रेन का नेगेटिव आना sir. लॉजिकल है, इट्स अ लॉजिकल थिंग, राइट? तो इन Yes, दिस sir. केस स्ट्रेन विल बी नेगेटिव इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। यस और यस यस सर। अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम को कम होना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो तुमने प्रेशर को कम कर दिया, तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा और रिलैक्स कर दिया, कम कर दिया, तो ये बॉडी थोड़ा और फैल जाएगा ना, हाँ, उल्टा हो जाएगा पूरा। तो उल्टा हो जाएगा। अगर डेल्टा पी नेगेटिव है तो डेल्टा बी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया ये सबको? यस सर। तो ये चीज भी नोट कर लो। प्रेशर को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तुमने ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि फ्लूइड के अंदर डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ते ही जाएगा, हाँ यस है ना? सर। तो बेस्ट तरीका है दैट इफ यू सबमर्ज अ बॉल, एक स्फेरिकल बॉल को अगर तुम किसी लिक्विड के अंदर डीप ले जाओ, किसी डीप वाटर के अंदर ले जाओ, तो वहां पे प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना होगा? रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट? लिख लो इसको, कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर तो लाइक हायर एल्टीट्यूड्स पे भी तो प्रेशर बढ़ता है ना? हायर ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम होता है ना यार, एटमॉस्फेयर और रेयर हो जाता है उधर। अच्छा, मतलब वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ओके ओके। हाँ करेक्ट। सर, इसमें नोट क्या करना है? वो खाली ब्लू और वो ग्रीन वाला ना? इसमें देखो, ये एक डायग्राम बना लो। मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो और ओरिजिनल प्रेशर को पी नॉट मार्क कर दो, और सेकेंड डायग्राम में प्रेशर को बढ़ा दो थोड़ा, टी नॉट प्लस डेल्टा पी कर दो, और स्पीयर का साइज कम कर दो। पहले बड़ा स्पीयर था और अभी देखो ये स्पीयर छोटा हो गया, तो डेल्टा वी मतलब Yes. चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव,
और यस इसी इंक्रीमेंट इन प्रेशर को अपन शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेस। ये फॉर्मूला नोट कर लो वॉल्यूम स्ट्रेस का, ठीक है। यस एंड सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेन का ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, एप्सिलॉन वी इज डेल्टा वी अपॉन वी। प्रिंटेड वाला पार्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो तुम खाली बाद में पढ़ लेना एक बार। हो गया लिख के? यस सर यस ओके देखो, अभी अपन ने तीनों कैटेगरीज के स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिए, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है तुम्हें याद है? अपन ने यंग्स मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा था, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन वाज यंग्स मॉड्यूलस। तो वैसे ही अपन सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए अपन हुक्स लॉ की मदद लेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है इसको समझ लो। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वॉइस अचानक से बहुत स्लो आ रही है। देखो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी डिफॉर्मेशंस बहुत ही छोटे होंगे ना, फर्स्ट स्मॉल डिफॉर्मेशंस, किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। इसको अपन हुक्स लॉ बोलते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस के लिए अपन ने सिग्मा सिंबल यूज किया था और स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये सारे टाइप के स्ट्रेसेस के लिए ट्रू होगा। सारे टाइप्स मतलब लॉन्जिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम, सबके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होगा, अभी के लिए मैं उसको ई सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मुझे बताओ कितने टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं? सबके लिए एक एक, 3 टाइप्स, लॉन्जिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम। इन सबके लिए अपन एक एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये लिख लो सबसे जल्दी से पहले। हुक्स लॉ का मतलब लिख लो। हुक्स लॉ मतलब बेसिकली दिस ओनली। मैंने जो यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है खाली उसी को नोट कर लो। हुक्स लॉ मीन्स स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, which is applicable for all these 3 categories, and constant of proportionality is called as modulus of elasticity. There are 3 types, और ये 3 टाइप्स क्या है उसको अपन अगले स्लाइड पे देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, ये लॉ स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए एप्लीकेबल होगा। हेलो सर। यस बताओ। सर वो मुझे हुक्स लॉ समझा नहीं है, आपने अभी तक जो समझाया हो।
हुक्स लॉ में मैंने खाली इतना बताया कि जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन तो समझते हो ना, अभी अपन ने 3 टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन किए थे। यस सर। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर तू किसी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा उतने ही फैक्टर से। तूने स्ट्रेस को डबल कर दिया तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। इसी को अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं ना। तो ये मैं खाली लॉ को मेंशन कर रहा हूँ, मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ। यू कांट आस्क मी व्हाट इज द प्रूफ, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एंड वेरीफाइड फैक्ट है ये। तो यहाँ पे अपन खाली लॉ को स्टडी कर रहे, समझ रहे दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी में अपन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं ना, इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। यस सर। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेस को मैं सम कांस्टेंट टाइम स्ट्रेन बोल सकता हूँ। एंड इस कांस्टेंट को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, जिसको अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यस सर। Okay, and for all the 3 categories we will have different modulus of elasticity. इसके 3 टाइप्स होंगे। समझ में आ गया अभी? सबका लिख के हो गया यस यहाँ सर। तक? यस सर। यस ओके, तो देखो सबसे या टेक 1 मिनट और ले लो, इसको फटाफट लिख लो। सबसे पहला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? लॉन्जिट्यूडिनल के लिए अपन ने क्या डिफाइन किया था? यंग्स मॉड्यूलस, राइट? ये भी अपन हीट एंड थर्मो में पढ़ चुके हैं पहले। यंग्स मॉड्यूलस के ब्रैकेट में मैं लॉन्जिट्यूडिनल डाल देता हूँ। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए अपन इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सो स्ट्रेस का ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एंड हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, स्ट्रेस वाज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ना, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अपन ने ई बोला था, तो यहाँ पे ई का काम वाई कर रहा होगा, तो स्ट्रेस को मैं वाई टाइम्स स्ट्रेन बोल सकता। दैट मीन्स यंग्स मॉड्यूलस कैन बी डिफाइंड एज longitudinal stress upon longitudinal strain। सबको ये फॉर्मूला याद है? पहले पढ़ चुके हैं अपन। यस ये यंग्स मॉड्यूलस होता है, longitudinal stress upon longitudinal strain। और इस यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को फॉर्मूला से रिप्लेस कर दूं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, एरिया एंड स्ट्रेन वाज डेल्टा एल अपॉन एल। तो यंग्स मॉड्यूलस को मैं एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल भी लिख सकता, यस सर और इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके अपन डेल्टा एल भी फाइंड कर सकते, एफ एल अपॉन ए वाई, है ना। अपन ने ये इक्वेशन को बहुत बार यूज किया था हीट एंड थर्मो में। चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाय एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला अपन कब अप्लाई करेंगे? जब इंटरनल फोर्स, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। इंटरनल फोर्स, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस अगर ये कांस्टेंट हुए थ्रू आउट द लेंथ एल, तभी अपन ये अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसमें से एक भी चीज वेरी हुआ, कोई भी चीज अगर फिजिक्स में वेरी होती तो क्या करते अपन? इंटीग्रेशन। तो उस केस में जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा उसको अपन क्या लिखेंगे? एल के बदले में dx लिख दूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx अपॉन ए वाई, इसको मैं टोटल एक्सटेंशन बोलूंगा इफ एनीथिंग इज वेरिएबल। समझा ये सबको? लिख लो इसको भी। सर ये वेरिएबल वाला केस नहीं समझा, मतलब ओरिजिनल लेंथ कैसे मतलब वेरिएबल हो सकती है? नहीं, ओरिजिनल लेंथ वेरिएबल नहीं है। देख मैं यहाँ पे तुझे समझा रहा हूँ। मान ले एग्जाम्पल, मान ले एक ऐसा टेपरिंग रॉड है, अपन इसके एग्जांपल्स भी बाद में देखेंगे, खाली कॉन्सेप्ट को समझ लो अभी। मान लो एक टेपरिंग रॉड है, हाँ 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 सर समझा समझा। याद आया? हाँ हाँ तो यस यहाँ पे एरिया वेरी कर रहा है ना, हाँ यस और यस इस पे अगर मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया तो इंटरनल फोर्स वेरी करेगा, वो तो सब जगह कांस्टेंट होगा, एफ ही होगा। वो तो कांस्टेंट होगा। वो तो कांस्टेंट ही होगा, इंटरनल फोर्स इज एफ ओनली। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अपन किसी भी एक्स पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लेंगे, यस सर dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे, और इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, यस सर तो उसको a एज अ फंक्शन ऑफ x मान लो। और इस एलिमेंट में जो डिफॉर्मेशन होगा, इस एलिमेंट में जो डिफॉर्मेशन है, अगर उसको मैं dl मान लूं, तो वो f dx अपॉन एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x टाइम्स y होगा।
यस सर, और सारे डिफॉर्मेशंस को ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेट. दिस यस विल गिव मी सर, टोटल डिफॉर्मेशन. समझा अभी? यस सर, समझा. Okay. यहाँ पे भी मैंने जो मार्क किया हुआ है खाली उतना पार्ट लिख लो. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का ये फॉर्मूला, देन एज पर हुक्स लॉ अपन यंग्स मॉड्यूलस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के वैल्यूज डाल दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. और अगर वेरिएबल हुआ तो अपन इंटीग्रेशन यूज करेंगे. मैंने जो मार्क किया है खाली उतना पार्ट नोट कर लो. हो गया ये लिख के? यस सर. ओके, तो और एक दो कैटेगरीज के जो मॉड्यूल्स है उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन लेक्चर वाइंड अप करेंगे. 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के लिए जो मॉड्यूलस होता है उसको अपन ये नाम से जानते हैं, आइदर शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. और किसी भी मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा? करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अपॉन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल के केस में अपन ने बोला यंग्स मॉड्यूलस इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट, फॉर लॉन्जिट्यूडनल. यस सर. वैसे ही शेयर के लिए अपन नया डिफाइन कर रहे हैं. शेयर के लिए जो मॉड्यूलस है उसको अपन ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं जनरली. कुछ अलग बुक्स में अलग सिंबल भी दे सकते हैं मगर अपन ईटा से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस को अपन क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, राइट. यस सर. इसका जो नाम है वो ये लिख लेना, शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. एंड शेयर स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स, इंटरनल फोर्स विच इज पैरेलल टू द एरिया अपॉन एरिया, एंड शेयर स्ट्रेन वाज x अपॉन l, जिसको अपन थीटा भी बोलते थे. तो ये f अपॉन a थीटा हो जाएगा. मॉड्यूलस sir. ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाय f अपॉन a थीटा. ये फॉर्मूला अपन याद रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम से. और ये सारे मॉड्यूलस का जो यूनिट्स है वो स्ट्रेस के यूनिट्स के जैसा ही होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कुछ यूनिट होता ही नहीं. तो यंग्स मॉड्यूलस का भी जो यूनिट्स था वो भी तुम लिख लेना. यूनिट्स ऑफ y इज न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ ईटा, दिस विल आल्सो बी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. ओके. हेडिंग डाल दो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस, सिंबल ईटा. और ये वाला पार्ट नोट कर लो जो मैंने राइट में लिखा. डन. यस सर, डन. ओके, लास्ट, आज का लास्ट पार्ट. अच्छा, बल्स मॉड्यूलस को अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट यहीं पे इसी से रिलेट करते हुए
जो थर्ड कैटेगरी है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, उसका जो मॉड्यूलस है उसको अपन बल्स मॉड्यूलस से डिनोट करेंगे, सिंबल बी। तो बताओ बी का फॉर्मूला क्या होगा? जिस तरीके से shear stress was, सॉरी, जिस तरीके से मॉड्यूलस फॉर shear stress was shear stress upon shear strain, यंग्स मॉड्यूलस was longitudinal stress upon longitudinal strain, वैसे ही बल्स मॉड्यूलस क्या होना चाहिए बताओ? वॉल्यूम स्ट्रेस बाय ये अपन वॉल्यूम के लिए करते थे, वेरी गुड। सो दिस विल बी वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता था? आज ही डेल्टा पढ़ा पी, था, डेल्टा वी, द इंक्रीमेंट इन प्रेशर, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन वाज डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी बाय वी। बट देखो यहाँ पे एक चीज अपन समझ लेंगे कि मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट? ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टीज, यस, ये सारे जो अपन मॉड्यूलस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, ये सारे मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते। बट मुझे पता है कि डेल्टा पी और डेल्टा वी, दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, राइट? ये अपन ने देखा था, यस सर, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर इनके साइंस ऑपोजिट है तो ये रेशियो तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं एक और अलग से नेगेटिव साइन बाहर लगा दूंगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से अपन बल्स मॉड्यूलस का ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इट्स गिवन बाय माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको अपन डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली ये फॉर्मूला याद रखना, इसको नोट कर। समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर, ओके, इसका भी यूनिट सेम होगा, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के लिए मैं अलग से गूगल ड्राइव का एक फोल्डर बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? हो गया लिख के? सो 1 मिनट। ओके, अभी के लिए मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से पहले आज जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करके आना। ओके, अपन थोड़े एग्जांपल्स ट्राई करेंगे अगले क्लास में। यस बताओ। सर इसका भी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर? इसका भी सेम यूनिट्स होगा, सारे मॉड्यूलस का यूनिट सेम ही होगा, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे मॉड्यूलस को अपन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही डिफाइन करते हैं, और किसी भी स्ट्रेन में यूनिट्स नहीं होता, और किसी भी स्ट्रेस का यूनिट्स न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर ही होता है, राइट? तो मॉड्यूलस का भी यूनिट स्ट्रेस जैसा ही होगा। यस सर। ऑलराइट, हो गया लिख के? यस सर, ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर।